नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है बंद दराजों का साथ और जिसे लिखा है मनु भंडारी जी ने। तो फिर शुरू करते हैं। उसकी मेज़ बहुत बड़ी थी और 3 दराजों में बटी हुई थी। बाईं ओर वाली दराज व्यक्तिगत थी, बीच वाली पारिवारिक और दाहिनी को चाहे तो आप सामाजिक कह लें। यह विभाजन मंजरी का ही किया हुआ था, जो उसने काफ़ी दिनों बाद किया था। उन दिनों जबकि उन दोनों के बीच भी एक विभाजन रेखा खिंच गई थी। आरंभ के दिनों में तो उसका ध्यान दराजों की ओर क्या जाता, मेज़ की ओर भी नहीं गया था। उसका ध्यान तो सिर्फ और सिर्फ विपिन के ऊपर ही रहता था। पर ये सब बहुत शुरू की बातें थीं, उन दिनों की जब मनों में कोई भेद नहीं था और इसलिए जैसे सब तरह के भेद मिट गए थे। सारी ऋतुएं बसंत के समान सुहानी लगती थीं। आराम के समय काम की चुस्ती का एहसास होता रहता था और काम करने में भी अजीब तरह का आराम मिलता था। वह बसंत की सुहानी सुबह थी। गीले बालों की ढीली सी चोटी बांधकर बड़े मन से मंजरी ने मटर चिवड़ा बनाया था। हर काम वह बड़े मन से करती थी और उसके गीत सारे घर में गूंजा करते थे। वह ट्रे में सारा सामान सजाकर ले गई। तभी उसने विपिन को कुछ कागजों में डूबे हुए पाया। इतना मगन होकर क्या पढ़ रहे हो? उसने हंसते हुए पूछा था। तो विपिन हल्के से सकपका गया और सारी बात को टालते हुए उसने ढेर सा चिवड़ा अपनी प्लेट में डाल लिया था। मंजरी को लगा था कि उस दिन वह कुछ ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ करने के मूड में आया हुआ है। वह लगातार प्रसंगहीन बातें किए चला जा रहा था, पर सब कुछ मंजरी के मन को छुए बिना ही निकल गया। रोज की तरह दोनों साथ ही घर से निकले थे, पर वह एक पीरियड के बाद ही सिर दर्द का बहाना करके घर लौट आई। सारे रास्ते उसका सिर चकराता रहा था। घर में घुसते समय जाने क्यों लगा जैसे वह किसी और के घर में घुस रही है। वह सीधे टेबल के पास गई। टेबल पर पड़ी पुस्तकें, फाइलें, कागज पत्तर सब उसने पलटे, पर वे कागज नहीं थे। उसे खुद आश्चर्य हो रहा था। एक झलक भर में उसने कैसे उन कागजों की ऐसी गहन पहचान कर ली थी। उसने झटके से पहली दराज खोली। उसमें कुछ मित्रों और रिश्तेदारों के पत्र थे। 1-2 विवाह के निमंत्रण पत्र थे। अपॉइंटमेंट की डायरी थी। अखबारों की कुछ कतरनें थीं। उसने बीच की दराज खोली। उसमें पासबुक और चेकबुक थी। मकान और बिजली के बिल की रसीदें थीं। एक ओर तहाए हुए कुछ रुमाल पड़े थे। उसने तीसरी दराज खींची तो वो खुली ही नहीं। उसमें ताला लगा हुआ था। दराज में ताला होना न कोई ऐसी अनहोनी बात है, न ही ऐसी भयंकर। फिर भी वह भीतर तक कांप उठी थी। उसने सारा घर छान मारा, पर उसे चाबियां नहीं मिली और अब सचमुच ही उसका सिर पूरी तरह दर्द करने लगा था और वह मुंह पर साड़ी का पल्ला डालकर सारे दिन लेटी रही। उस रात जब वह सोई तो भीतर ही भीतर उसके कुछ घुमड़ता रहा था। रुलाई का वेग जैसे फूट पड़ना चाहता था। फिर भी उसने सोच लिया था कि वह जब तक सारी बात का पता नहीं लगा लेगी तब तक एक शब्द भी नहीं कहेगी। पर जाने क्यों उसने भीतर ही भीतर महसूस किया कि उसके साथ वाला, उसे प्यार करने वाला विपिन संपूर्ण नहीं है, केवल एक खंड है, एक टुकड़ा। संपूर्ण विपिन उसे हमेशा फूल की तरह हल्का लगता था, पर खंडित विपिन का बोझ उसके लिए जैसे असहाय हो उठा। बार बार उसका मन करता रहा कि वह उसी से साफ साफ पूछ ले, लड़ ले, झगड़ ले, पर दराज का ताला जैसे उसकी जबान पर आकर लग गया था। वह सारी रात कसमसाती रही, पर बोला उसने कुछ नहीं। औरत की नज़र यूं ही बड़ी पैनी होती है। फिर उस पर यदि संदेह की सान चढ़ जाए तो आकाश पाताल चीरने में भी उसे देर नहीं लगती। दूसरे दिन ही वह बंद दराज उसके सामने खुली पड़ी थी, जो विपिन की निहायत निजी और व्यक्तिगत थी। कुछ डायरियां, एक महिला और बच्चे की तस्वीर, पत्र, कांच की ट्यूब में गोलियां और
क्रोध, घृणा, दुख, मिलीजुली भावनाओं का तूफान उसके मन में उठ रहा था। सिर थाम कर घंटों वहीं बैठी रही थी, फूट फूट कर रोती रही थी। उसे बराबर लग रहा था कि जिसे धरती समझकर उसने पैर रखा था वह शून्य था, कि जैसे एकाएक बेसहारा हो गई है। उसे अपने घर की छत और दीवारें सब हिलती नजर आने लगी थी, क्योंकि दराज में विपिन का केवल अतीत ही नहीं था, वर्तमान भी था, और उसमें भविष्य की योजनाएं भी। वह जैसे जैसे विपिन के व्यक्तिगत जीवन के निकट होती जा रही थी, अनजाने और अनचाहे ही विपिन से दूर होती जा रही थी, और वे अनायास ही एक दूसरे के लिए निहायत अपरिचित से हो गए। फिर उनके हिसाब अलग रहने लगे, संपर्क और संबंध अलग हुए। दोनों के पास अपने अपने तर्क थे, और दोनों ही इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि ये तर्क उन्हें कहीं नहीं ले जाएंगे। फिर भी हर तीसरे दिन घंटों बहसें होती थी, और उनकी समाप्ति मंजरी के आंसू ही रहते थे। अब स्नेह का स्थान संदेह ने ले लिया था, और तर्कों ने सद्भावना के रेशे रेशे उधेड़ दिए थे। तब मंजरी अपने ही घर में बहुत अकेली हो उठी थी, और सब कुछ बड़ा वीरान लगने लगा था। हर काम बोझ लगने लगा था, खाली समय और भी बोझल। वह घंटों किताबें खोले बैठी रहती थी, पर पंक्तियां केवल आंखों के नीचे से गुजरती थी। मन उनसे अछूता रहता था। कॉपियां देखने बैठती तो उसकी साथिनें मजाक करती थी कि वह इम्तिहान की कॉपियां देख रही है या प्रूफ। विपिन से संबंध क्या गड़बड़ाया था, उसकी समस्त इंद्रियों के आपसी संबंध गड़बड़ा गए थे। वह घर के सारे खिड़की दरवाजे खुले रखती थी, फिर भी लगता रहता था कि साफ हवा के अभाव में घर की हवा धीरे धीरे जहरीली होती जा रही है, और कोई है जो उसके देखते देखते मरता जा रहा है। वह न उसे बचा सकती है और न ही निर्दयता पूर्वक मार सकती है। यूं भीतर ही भीतर वह तरह तरह के संकल्प करती थी, पर उसने उन्हें कभी विचारों से आगे नहीं बढ़ने दिया, क्योंकि घर में बहुत जल्दी ही एक तीसरा प्राणी आने वाला था। उसने उसके और अपने दुर्भाग्य को साथ ही साथ कोसा था, पर इसके बावजूद मन में कहीं एक हल्की सी आशा झांकने लगी थी। शायद यह अनागत ही उनके बीच में कहीं सेतु बन जाए। पर साल भर के भीतर ही उसने अच्छी तरह जान लिया कि इस युग में आशा करना ही मूर्खता है, क्योंकि आज जिंदगी का हर पहलू, हर स्थिति और हर संबंध एक समाधानहीन समस्या होकर ही आता है, जिसे सुलझाया नहीं जा सकता, केवल भोगा जा सकता है, जिसमें आदमी निरंतर बिखरता और टूटता चलता है। और वह भी 2 साल तक और बिखरी और टूटी थी। विपिन मन में कहीं हल्का सा आश्वस्त महसूस करने लगा था कि मंजरी ने शायद उस सब को स्वीकार कर लिया है, कि शायद अब वह कटेगी नहीं। पर ऐसा हुआ नहीं। शादी की 5वीं सालगिरह थी। वह दिन अपने सारे अर्थ खो चुकने पर भी दिन तो बना ही हुआ था। यूं उस दिन न चाहने पर भी वह अपने को बहुत दुर्बल महसूस करती थी। उसकी यातना कई गुना बढ़ जाती थी, पर इस बार उसने वैसा कुछ भी अनुभव नहीं किया, और बड़े आग्रह से विपिन को कहा था कि वह उसे संध्या के 5 बजे ला बोहीम में मिले। ला बोहीम का अंधेरा कोना, आसपास की मेज़ें खाली थीं, और अपनी मेज़ पर लटकती बत्ती को उसने बुझा दिया था। अंधेरा होने के साथ ही मंजरी के मन में एक क्षण को यह बात आई थी कि आज के इस अंधेरे से ही वे चाहें तो अपनी जिंदगी में कितनी रोशनी ला सकते हैं। उस समय भीतर ही भीतर कुछ कसका भी था, पर दूसरे ही क्षण उसने अपने को सहज बना लिया, यह सोचकर कि यह निरी भावुकता है, और भावुकता को लेकर आदमी केवल कष्ट पा सकता है, जी नहीं सकता। मंजरी जीना चाहती थी, अपने लिए और अपने बच्चे के लिए। और 3 घंटे के बाद जब वे वहां से निकले तो उसे स्वयं आश्चर्य हो रहा था कि कैसे वह इतने सहज और तटस्थ ढंग से सारी बात कर सकी, मानो ये सारे निर्णय उसके अपने लिए नहीं, किसी और के लिए हों।
वह खुद जानती है कि औरतें कभी पूरी तरह तटस्थ नहीं रह सकती। खासकर ऐसे क्षणों में तो वे बात भी नहीं कर सकती, केवल रो सकती हैं, ज़ार ज़ार रो सकती हैं। उससे भी ज़्यादा आश्चर्य उसे तब हुआ था जब अपने निर्णय को व्यावहारिक रूप देने के लिए वह अपना सारा सामान बटोरकर 2 महीने की छुट्टी ले दिल्ली से चली गई थी। विपिन ने बच्चे को बहुत प्यार किया था। जाते समय फिर बहुत ठंडे स्वर में कहा था, मैं दिल्ली छोड़ दूंगा। इस सब के बाद मुझसे यहाँ रहा भी नहीं जाएगा। तुम शायद यहीं लौट कर आना पसंद करोगी। इस घर को अपने नाम ही रहने दो। मंजरी तब तक ये तय नहीं कर पाई थी कि उसे कहाँ रहना है, क्या करना है। केवल एक विश्वास था, जिस सहज ढंग से वह सारी स्थिति से उबरी है, उसी तरह नई जिंदगी का रास्ता भी खोज लेगी। फिर भी उसने घर अपने ही नाम रहने दिया। मानसिक तनाव के ऐसे विकट क्षणों में भी उसकी व्यावहारिक बुद्धि कुंठित नहीं हुई। तभी उसे लगा कि विपिन से ब्याह करके आने वाली मंजरी पूरी तरह मर चुकी है। यह तो उसकी लाश से पैदा हुई दूसरी ही मंजरी है। ऐन मौके पर बहुत बड़ा नाटक होने की संभावना थी। बच्चे को लेकर कुछ हो सकता था, पर कुछ नहीं हुआ। ऊपर से बड़े सहज ढंग से कुछ औपचारिक से वाक्यों का आदान प्रदान हो रहा था और भीतर से मन भरे हुए थे। तो आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।